हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी मनोविज्ञान की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिकली सारे टॉपिक खत्म कर लिए थे। आज हम लोग मनोविज्ञान टॉपिक जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट में सबसे ज्यादा पूछाता है वो है अधिगम, कि आखिर हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम का क्या संबंध है, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करने चल रहे हैं। तो अधिगम के इस विषय वस्तु में अगर हमने देखें तो हमें अधिगम के बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें अधिगम की परिभाषाएं क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, अधिगम के प्रकार क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अधिगम के सिद्धांत कौन है। इतना पढ़ने के बाद जो 3 पॉइंट हमारे छूटते हैं वो है अधिगम के स्थानांतरण, दूसरा अधिगम के वक्र, और अधिगम में पठार क्या होता है। जब इतना टॉपिक आप कवर करोगे देन आपका अधिगम टॉपिक कवर होगा, और हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना रुके अधिगम की क्लास। आइए, अगर लोग बेसिकली देखें कि अधिगम आखिर होता क्या है, तो अधिगम को एक लाइन में कहा जाए, अधिगम को बोलते हैं इंग्लिश में लर्निंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग, मतलब सीखना। अगर एक वर्ड में बोला जाए शाब्दिक रूप से क्या है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। कैसे सीखना? सीखने की बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आपके अंदर विकास हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे विकास हो रहा है? विकास का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपग्रेड होंगे, डाउनवर्ड नहीं जाओगे। अगर डाउनवर्ड जाओगे तो फिर वो सीखने की प्रक्रिया में नहीं आएगा। तो सीखना क्या है? आपके व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन। ये ध्यान रखिएगा, वर्डिंग में ध्यान दीजिएगा। आपके व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन। जैसे एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से लेते हैं। आप जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब टीचर पहली बार स्टार्ट करता है, सपोज दैट नंबर सिस्टम पढ़ाता है, तो जब वो नंबर्स के बारे में बताता है, होल नंबर बताता है, रेशनल नंबर बताता है, तो जब ये नंबर्स वो अलग अलग डिफाइन कर रहा होता है, उस समय आप मेंटली अगर आप ध्यान से देखो तो आप चीजों को गेन करने का प्रयास कर रहे होते हो। टीचर आपको गेन कराता है, गेन करने के बाद आप उसको अप्लाई करते हो। अप्लाई कौन सबसे अच्छे से कर पाता है? जिसने गेन अच्छे से किया हो। गेन करने का प्रोसेस क्या? लर्निंग। मतलब अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सदैव आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करती है। आप अपने पूर्व के अनुभव के द्वारा कुछ नया करने का प्रयास करते हो, अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा ही कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर अधिगम होता क्या है। तो आपके सामने है कि अधिगम सामान्य अर्थों में क्या है? सीखना है, या यूं कह लें कि व्यवहार में परिवर्तन को हम ये कह सकते हैं कि क्या है, वो अधिगम की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जनरली हम लोग कहते हैं अधिगम। ठीक है, तो व्यवहार में हुए सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा सकता। क्यों नहीं कहा सकता? इस पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्यों नहीं कहा सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप किसी मित्र के यहां गए, ठीक है, अब आप सो रहे हैं। अब सो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपका भाई आपको जगा रहा है, तो हो सकता है आप उसको डांट दें। ये जो परिवर्तन आया है, क्या आप सामान्य प्रक्रिया में आया है? क्या आप सदैव अपने भाई को डांटते रहते हैं, सदैव मारते रहते हैं? ऐसा नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन जो आपका प्रगतिशील परिवर्तन होता है, आपके सजग अवस्था में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अधिगम। सिर्फ परिवर्तन शब्द को उपयोग कर लेने से हम उसको क्या नहीं कह सकते? अधिगम नहीं कह सकते। आइए आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने, बीमारी या परिपक्व आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन खा ली जिसकी वजह से आपको नींद आ रही, तो ये नहीं कहा जाएगा ना कि वो जो परिवर्तन आपके अंदर आया वो अधिगम कराएगा। तो अगर आपके अंदर परिवर्तन आपके नेचुरल बिहेवियर के कारण आया है, नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक कारण की वजह से आया है, मतलब आपने जो कुछ सीखा है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखा है। जीवन में जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया में सीख रहे हैं, और आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम अधिगम की श्रेणी में रहते हैं। तो अर्थात ये हो गया कि अगर आपको थकान की वजह से, दवा खा लेने की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर परिपक्वता के कारण कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। तो फिर मनोवैज्ञानिक अर्थ में किसे कहते हैं? यहां सीखने से तात्पर्य उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के कारण होते हैं। यहां पे स्टार लगाइएगा भाई, अभ्यास या फिर अनुभव के कारण होते हैं। अर्थात अधिगम शब्द को जब भी आपसे जीवन में कोई पूछे कि अधिगम क्या होता है, तो सीधे 2 शब्द बोलिएगा, सर अगर आपने इसका अभ्यास करके इसको सीखा है, अगर आपने इसको अनुभव करके सीखा है,
तो हमें उसे अधिगम की स्टडी में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो अधिगम समझने के लिए कौन से दो कीवर्ड मैंने आपको बताए? अभ्यास और अनुभव के द्वारा आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन बनता है, इस पे ध्यान रखिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम के अर्थ को और स्पष्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं? अधिगम की परिभाषा जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है वो क्या दी है, आइए देखते हैं, और अक्सर पेपर में पूछी जाती है। क्या परिभाषा है? पहला पॉइंट, गेट्स की परिभाषा बहुत फेमस है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो देखिए आ गया क्वेश्चन, किसने कहा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अधिगम कहलाता है, शिक्षण कहलाता है, अधिगम और शिक्षण दोनों कहलाता है, इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता। तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अनुभव के द्वारा। तो गेट्स के अनुसार अनुभव को अधिगम से जोड़ा गया। दूसरा, स्किनर साहब की परिभाषा और बढ़िया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, जैसे हम लोग जब हाई स्कूल पढ़ते थे तो हमारी पढ़ने की शैली कुछ और थी, जब इंटर में आए तो अपने पढ़ने की शैली को थोड़ा सा एडजस्ट किए, ग्रेजुएशन में गए तो और एडजस्ट किए, बीएड में गए तो और एडजस्ट किए अपने आप को, और आज टेट, सुपर टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में एक परिवर्तन कर रहे हैं। ये मैंने शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के बताया। ऐसे जीवन में कई क्षेत्र हैं जहां व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो सामंजस्य की प्रक्रिया के द्वारा पढ़ता है। अर्थात अधिगम एक सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब सामंजस्य के द्वारा घटित होने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट आता है कि आखिर अधिगम और क्या है, तो आइए देखते हैं। ये है गेट्स साहब की परिभाषा बता दिया, स्किनर की बता दिया, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? सीखना आदत, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, सीखना क्या होता है? आदत, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। पेपर में आ जाएगा, अधिगम है क्या है? ज्ञान है, अभिवृत्ति है, आदत है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्या पूछना चाहिए उसको? सर ज्ञान है, अभिवृत्ति है और क्या है? ज्ञान, अभिवृत्ति और आदत है, उपरोक्त सभी है। तो क्या है? उपरोक्त सभी है। किसकी परिभाषा? क्रो एंड क्रो की परिभाषा कहती है। अर्थात अधिगम किन तीन चीजों को एक्सेप्ट करता है? ज्ञान, आवृत्ति और आदत का जो आपके परिवर्तन होता है, संग्रह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? नवीन ज्ञान, ये भी बम्पर इंपॉर्टेंट परिभाषा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। नया ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? अनुभव के द्वारा ही प्राप्त करोगे ना। पूर्व अनुभव को जोड़ करके नया ज्ञान सीखोगे। तो नया ज्ञान प्राप्त करना क्या है? नवीन प्रक्रिया के द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करना क्या है? आपके लिए अधिगम कहलाता है। तो अधिगम की ये दोनों परिभाषाएं याद रहेंगी। ठीक है, गेट्स साहब ने उसे अनुभव के द्वारा अधिगम बोला है। उसी सेम परिभाषाओं को अगर हम लोग यहां जोड़ें क्रो एंड क्रो से, तो उन्होंने क्या बोला? ज्ञान, आवृत्ति और आदतों का अर्जन। ठीक, और उसी परिभाषा को वुडवर्थ के हिसाब से जोड़े तो नवीन ज्ञान और नवीन क्या है? प्रक्रियाओं का संगम है। अगला पॉइंट, अगली परिभाषा किसकी है? क्रॉनबैक की है। क्रॉनबैक ने क्या कहा है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। क्लियर है? थॉर्नडाइक साहब, सभी को पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक साहब क्यों फेमस है। थॉर्नडाइक साहब ने पुस्तक लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक का नाम था इनकी, एनिमल इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें यह भी कहा जाता है कि इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। तो इनकी जो परिभाषा है वो उद्दीपक और अनुक्रिया से ही जुड़ी हुई है। क्या? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को हम क्या कहते हैं? अधिगम। तो अनुक्रिया और उत्तेजना मतलब उद्दीपन, अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच संबंध स्थापित करना ही अधिगम है। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। इन्होंने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था, याद आ रहा होगा आपको। चलिए वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कुप्पू स्वामी की परिभाषा देखते हैं। क्या? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक परिस्थिति में उसके अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है और जो कुछ अंश तक स्थिर होता है। ये देखिएगा, मतलब अधिगम पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता। अच्छा बताओ, कक्षा 4 में जो चीज आप पढ़े थे क्या वो आज भी याद है कि कक्षा 4 में हमने क्या पढ़ा?
नहीं याद होगा ना। तो कुछ अंश उसका अस्थिर है, कुछ याद होगा, हाँ ये पढ़े थे, लेकिन पूरा याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया मानी जाती है कि सदैव अस्थायी नहीं होती, ये आपके अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करती है। अर्थात इन्होंने स्थूलमुखी प्रक्रिया कहा है तथा जीव के सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है। तो कुप्पू स्वामी की परिभाषा को अगर ध्यान दिया जाए तो कुप्पू स्वामी की परिभाषा में अंतःक्रिया एक शब्द आया है, दूसरा क्या आया है, नवीन प्रतिरूप अर्जित करने पे आया है, तथा क्या बोला है, स्थूलोन्मुखी प्रक्रिया है, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्लियर है? तो कुप्पू स्वामी की डिफिनेशन क्लियर हो गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गिलफोर्ड साहब की परिभाषा। सभी लोगों को पता है इनका संबंध बुद्धि से है। तो गिलफोर्ड साहब क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। बहुत बंपर इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मेरी तरफ से एग्जाम के लिए लिख लेना। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऐसे समझिए, एक परिभाषा मैंने आपको बताई थी क्या, कि व्यक्ति जो होता है पहले आदतों का निर्माण करता है, बाद में आदतें उसका स्वयं निर्माण करती हैं। जैसे आप रोज रात में सो 12 बजे 1 बजे, सुबह के टाइम 8 बजे 10 बजे उठने की आदत डाल लो, डालते जाओ 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीने पर डाल दो, फिर क्या होगा, किसी दिन अचानक सुबह उठना होगा तो आप उठ नहीं पाएंगे। मतलब पहले हमने आदत डाली, अब वो आदत हमारी आदत खराब कर रही है। इसको ड्राइडन ने कहा है कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, बाद में आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो ये परिभाषा याद हो गई। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, अधिगम की श्रेणी में आता है। क्लियर है? सारी परिभाषाएं गागर में सागर है। अगला का पॉइंट आता है कि अधिगम की विशेषताएं क्या है। आखिर अधिगम के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अधिगम की विशेषताओं में देखा जाए, पहली विशेषता है अधिगम विकास की तरह ही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि विकास है। मतलब अधिगम का संबंध किससे हो गया, अधिगम का संबंध हो गया विकास से हो गया। क्लियर है? अगला पॉइंट, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यहां सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक का मतलब जैसे हम लोग हैं, केवल हम ही अधिगम नहीं करते, जीव इस संसार में, इस प्राणी जगत में जितने भी जीव हैं वो सभी अधिगम की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? तो सार्वभौमिक प्रक्रिया माना गया है किसको, अधिगम को माना गया है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अधिगम उद्देश्य पूर्ण तथा लक्ष्य निर्देशित होता है। आप कोई भी अधिगम क्यों करते हो, उसका उद्देश्य क्या होता है, बिना उद्देश्य के करते हो। मैं आपसे कह दूं कि आप बीटेक की पढ़ाई छोड़ करके डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर दो, क्या आप उसको करोगे? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, इंजीनियर बनना। आपका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर बनना। तो जो जीवन में व्यक्ति उद्देश्य बनाता है उसी के अनुसार अधिगम करता है, उस उद्देश्य के विरुद्ध होकर के कभी भी अधिगम की श्रेणी में नहीं जाता। तो व्यक्ति के अधिगम की जो श्रेणी होती है वो ये डिसाइड करती है कि उसे जीवन में क्या करना है। तो बिना उद्देश्य के अधिगम नहीं होता। तो पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य और असत्य कैसे पता करेंगे, इस क्राइटेरिया पे पता करेंगे। मतलब जैसे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है और लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। किसको बोला गया है, अधिगम को बोला गया। अगला है अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या अधिगम स्थायी है, तो अधिगम स्थायी नहीं होता, उसके कुछ पोर्शन स्थायी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था, आई होप कि आपको ना याद हो, लेकिन किसी टीचर ने अगर अच्छी शिक्षण विधि से पढ़ाया होगा कोई विषय वस्तु तो वो याद आ जाता है। तो अधिगम आंशिक रूप से स्थायी होता है, पूर्ण रूप से स्थायी कभी भी नहीं होता। क्लियर है? अधिगम अनुभवों का संगठन माना जाता है। क्या माना जाता है, अनुभवों का संगठन माना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना अनुभव के अधिगम नहीं होता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 गुणे 2 क्या होता है, तो आप बोलते हो सर 4 होता है। कहां से बोले, जो पूर्व अनुभव सीखे थे उसी के आधार पे बोले ना। मैं बोला कि 2 गुणे 7 कितना होता है, तो आप बोलते हो सर 14 होता है, 14 होता है। कहां से बोले, पूर्व अनुभव के आधार पे। मतलब बिना अनुभव के आप अधिगम नहीं कर सकते। अगला, सीखना को अनुकूलन माना जाता है। देखो अनुकूलन का मतलब एडॉप्टेशन, जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, आपके अंदर अनुकूलन आता ही जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, अधिगम क्या है, वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। जैसे याद करो, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाया था वुडवर्थ का, विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की प्रक्रिया का उपज होता है, मतलब कि गुणनफल होता है। वैसे ही जो अधिगम होता है वो वातावरण और क्रियाशीलता का मतलब यहां उसी से आपके एक्टिवनेस। आपको खूब बढ़िया पढ़ने का माहौल दे दिया, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ पाएंगे क्या?
तो आपकी खुद की क्रियाशीलता और आपका वातावरण, ये दोनों मिलकर के आपको सर्वश्रेष्ठ अधिगम कराएंगे। क्लियर है? अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास की बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, दो पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों पढ़े लिखे लोगों में एक व्यक्ति जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, अच्छे जगह से ग्रेजुएशन करता है, तो उसका विकास अच्छे तरीके से होता है। और एक जो है वो 3rd क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, जहां की कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है, टीचर कभी पढ़ाने नहीं आता, कोई लेवल नहीं है, तो क्या होगा? बालक धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अधिगम जो होता है वो क्या होता है? सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अगला, सीखना विवेकपूर्ण होता है। विवेकपूर्ण मतलब आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। अगला, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहां से बना आपका, अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही होता है। अगर अधिगम की ये प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है तो अधिगम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो देखते हैं। जैसे अधिगम को यह माना जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया सदैव ही जटिल होती है, माना जाता है कि अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है, माना जाता है कि अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध है, माना जाता है कि अधिगम जो है वो समायोजन है। भाई समायोजन ही तो करते हो आप जीवन में, क्या करते हो? समायोजन करते हो। अधिगम को रचनात्मक की श्रेणी में रखा गया है, ये जानते रहिएगा। अधिगम को किस श्रेणी में रखा गया है? रचनात्मक की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि जो अधिगम होता है वो क्या होता है? सदैव आपको उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ाएगा। अधिगम रचनात्मक होता है या नहीं? कहा जाता है कि अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं और अधिगम 3 क्षेत्रों से मिलकर के बना होता है। कार्यात्मक मतलब कि जिसको आपका जनरली क्रियात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, और कौन सा होता है? संवेगात्मक पक्ष होता है। तो क्रियात्मक, भावात्मक और एक प्रभावात्मक पक्ष होता है, ऐसे कह सकते हो। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से 3 क्षेत्र आते हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया में 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक, ध्यान रखिएगा, तीनों क्षेत्र याद रहेगा, ये क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर आया भी है। अधिगम के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो ज्ञानात्मक होते हैं, प्रभावात्मक, या यूं कह लीजिए आप ज्ञानात्मक के साथ आप भावात्मक कह सकते हो, और एक पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? क्रियात्मक पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन एक आता है, क्या अधिगम स्थानांतरणीय है? लर्निंग एज ए ट्रांसफरेबल प्रोसेस? यस, व्हाई नॉट, हमेशा है। भाई आखिर आप जो क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th में पढ़ते आए, क्या आप उसके बेसिस पे आगे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो ट्रांसफर है। अधिगम स्थानांतरणीय होता है। और सबसे बढ़िया बात कि अधिगम एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग क्या है? प्रोसेस है। अब ये क्वेश्चन जानना जरूरी है कि आखिर लर्निंग प्रोसेस में होता क्या है। तो अधिगम की प्रक्रिया आखिर क्या है, इसके बारे में आप लोग कैसे जानेंगे? तो अधिगम की 4 प्रक्रिया होती है, मतलब अधिगम प्रक्रिया में 4 स्टेप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अधिगम में कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। आप इसको ऐसे कर लीजिए, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया की बात मैं कर लूं तो अधिगम की कितनी प्रक्रिया होती है भैया? अधिगम की प्रक्रिया होती है, सबसे पहली प्रक्रिया होती है क्या? आवश्यकता। कौन सी प्रक्रिया होती है? आवश्यकता होती है कि आपकी खुद की आवश्यकता क्या है। बिना आवश्यकता के अधिगम करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। आज आप टेट सीटेट क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता है। तो व्यक्ति अधिगम करता है, इसके लिए सबसे पहला पद कौन सा होता है? इसके लिए सबसे पहला पद जो होता है वो क्या होता है? उसका सबसे पहला पद होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। बिना नीड के व्यक्ति क्या नहीं करता? कभी भी पढ़ाई नहीं करता। तो अधिगम की प्रक्रिया का प्रथम पद क्या होता है? आवश्यकता। चलो आवश्यकता दिख गई। आवश्यकता के बाद दूसरा क्या है? आपको अपना लक्ष्य दिखता है। क्या दिखता है? लक्ष्य दिखता है, टारगेट, है ना। जब आवश्यकता होगी तो आप लक्ष्य देखोगे। लक्ष्य देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आपको समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन करना ही पड़ेगा। जब आप समायोजन करोगे तो समायोजन करने के बाद एडजस्टमेंट करोगे तो चौथा और अंतिम पद जो सामने आता है वो क्या होता है? आपके अंदर परिवर्तन हो गया। और अगर ये जो परिवर्तन हो गया, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो गया, ये चारों पद मिलकर के आपके अंदर क्या ले आए? अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन ले आए। तो पेपर में आता है कि अधिगम की प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? तो सामान्य तौर पे 4 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है आवश्यकता, या कभी कभी ऑप्शन में प्रयोजन दे देता है। क्या देता है भैया?
प्रयोजन, पर्पज, क्या पर्पज है, आप किस पर्पज के लिए करना चाहते हो। अब जब पर्पज डिसाइड होगा तो आपको लक्ष्य भी दिखाई देगा। पर्पज, आपने कोचिंग लक्ष्य एकेडमी की कोचिंग क्यों ज्वाइन की, आपका पर्पज था कि हमको पास करना है, लेकिन पास किस लिए करना है, शिक्षक बनने के लिए करना है। तो ये शिक्षक बनने के लिए करना है, ये लक्ष्य है, लेकिन पास करना है किसको, टेट को, सुपर टेट को और सीटेट को क्वालिफाई करना है, ये क्या है, ये आपका पर्पज है। क्लियर है। तो आवश्यकता जहां होती है, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब आवश्यकता होगी प्रथम पद में तो लक्ष्य दिखेगा, लक्ष्य दिखेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, समायोजन करेगा। आपने अपना समय निकाला, बहुत कीमती समय निकाला, आप हमारे लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आए, आपने टॉपिक को पढ़ा, समझा और एग्जाम में 100% सही करके आए। यही हमारा उद्देश्य और यही आपका उद्देश्य। कहने का मतलब यह है कि अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्रथम पद होता है आवश्यकता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा समायोजन और चौथा होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। तो प्रथम पद क्या है, आवश्यकता, और अंतिम पद क्या है, परिवर्तन। क्लियर है आपको। चलिए, इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक और थे, उनका नाम आता है डेसील साहब। डेसील साहब ने अधिगम प्रक्रिया में 6 पद बताए हैं। कितने पद बताए हैं, 6 पद बताए। आइए देखते हैं वो कौन कौन से पद हैं। ये पॉइंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन कौन सा है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रथम पद माना जाता है अभिप्रेरणा को, दूसरे को उद्देश्य को। ये देखिएगा, आपके जीवन से जोड़ के बताऊंगा, एकदम क्लियर कट। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, चल वेरी गुड। अधिगम की प्रक्रिया में अगर मैं पदों की बात करूं तो अधिगम की प्रक्रिया में जो पद होता है वो कौन कौन सा होता है। अधिगम की प्रक्रिया में पद मतलब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पद, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पद होता है अभिप्रेरणा, जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या बोला, उसी को थोड़ी देर पहले आवश्यकता बोला था। कहा जाता ना अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में क्या होता है, व्यक्ति जब तक मोटिवेट नहीं होगा तब तक उसका उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा। इसका दूसरा पद आता है क्या, उद्देश्य। ये किसने बताया है, ये जो मैं पद की बात कर रहा हूं, ये डेसील साहब ने अधिगम की प्रक्रिया बताई है, ध्यान रखिएगा। किसने बताई है, डेसील। तो डेसील के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के कुल कितने पद होते हैं भाई, 6 पद होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो अधिगम की प्रक्रिया में वैसे सामान्य तौर पे 4 पद होते हैं, जिसमें पहला पद आवश्यकता और अंतिम पद परिवर्तन होता है। लेकिन डेसील के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में 6 पद होते हैं, जिसमें सबसे पहला पद अभिप्रेरणा, दूसरा उद्देश्य, तीसरा बाधा। तीसरा क्या होगा, इससे जब आप उद्देश्य निर्धारित करोगे तो सामने क्या दिखेगा, बाधा। बाधा जैसे आपको टीईटी पास करना था तो आपके सामने बाधा दिख रहा था कि हमको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपने क्या किया, आपको तीसरा उद्देश्य जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा क्या, बाधा। बाधा दिखेगी तो आप क्या करेंगे, उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे भाई, प्रयास कर रहे हैं ना सभी लोग, उद्देश्य की प्राप्ति की अनुक्रिया कर रहे हैं, उद्देश्य प्राप्ति की अनुक्रिया कर रहे हैं। तो सबसे पहला पद अभिप्रेरणा, दूसरा पद उद्देश्य, तीसरा पद जब उद्देश्य दिखता है तो बाधा दिखती है, बाधा दिखती है तो व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। उद्देश्य प्राप्ति के साथ जब आपने अनुक्रिया की, आपको समस्या दिखने लगी, तो अब आपको साथ क्या होगा, अब आपका सबलीकरण होगा। कोई ना कोई इसमें से ऐसा होगा अनुक्रिया जो आपको क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी। नहीं भाई ये सही है, ये सही का है, इसको करेंगे, लक्ष्य एकेडमी के ऐप को पढ़ेंगे तो हो सकता है जल्दी से पास हो जाए। तो आपने क्या किया, अगला पद ले आए हम सबलीकरण। क्या ले आए, सबलीकरण, रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको, सबलीकरण। क्या बोलते हैं, सबलीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट। तो पहला पद अभिप्रेरणा, दूसरा पद उद्देश्य, तीसरा पद बाधा, चौथा पद हो गया उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया। अब जब आपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया की तो पक्का है कि सफलता मिलनी ही मिलनी है, और सफलता मिली तो रीइंफोर्समेंट हुआ। और इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि अगर टेट क्वालिफाई करना है तो सिर्फ लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण। क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण, इंग्लिश से बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम की प्रक्रिया में कितने पद होते हैं, तो डेसील के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में 6 पद होते हैं। प्रथम पद क्या होता है, अभिप्रेरणा। अंतिम पद क्या होता है, सामान्यीकरण। जब व्यक्ति मोटिवेट होता है अंदर से या बाहर से, आंतरिक या बाह्य रूप से, तो उसको उद्देश्य दिखता है। उद्देश्य दिखता है तो उसके बाद बाधा दिखती है। बाधा को दूर करने के लिए वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। उस अनुक्रिया में से जो अनुक्रिया उसको सफल बनाने की ओर आगे बढ़ाती है वो क्या कहलाती है, वो उसको सबलीकरण देती है। और जब उसको सबलीकरण मिल गया,
मतलब वो रीइंफोर्स्ड हो गया। तो वो एक सामान्य कॉन्सेप्ट जान गया कि भैया अगर टेट क्वालिफाई करना है तो क्या करना है, हमें लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, उसके टेट के कोर्स को जरूर ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, टीचर से डाउट पूछने हैं, तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अनुक्रिया के साथ आपको सबलीकरण मिला। अब जीवन में आपसे कोई पूछेगा भैया कहां पढ़ना है, कैसे पढ़े थे भैया कि टेट क्वालिफाई कर गए, सुपर टेट क्वालिफाई कर गए इतने जल्दी, तो आप सामान्य प्रक्रिया में आपके दिमाग में रूलिंग बन चुकी है कि भाई ऐसा है कि इधर उधर पढ़ने से बढ़िया है लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, क्लास ज्वाइन करो और पढ़ाई करो। डाउट हो तो टीचर से डायरेक्ट मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री तनाव मुक्त टीचर आपको पढ़ाएगा निश्चिंत होकर के। ये क्या है, ये आपके अंदर एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो आप जरा बताओ, अधिगम डेसील के अनुसार अधिगम का प्रथम पद कौन सा है, डेसील के अनुसार अधिगम का प्रथम पद कौन सा है, अभिप्रेरणा अंतिम पद कौन सा है, कौन सा है आपके सामने दिख रहा है, कौन सा पद है, सामान्यीकरण। कभी कभी क्या करेगा, इन्हीं 4 में से उठा के दे देगा, इन्हीं में से 6 में से कोई 4 स्टेप दे देगा, कहेगा अरेंज करके दिखाओ। तो सबसे पहले देखो, जीवन में अभिप्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति को उद्देश्य दिखता है, उद्देश्य दिखता है तो बाधा है, बाधा दिखती है तो व्यक्ति प्रयास करता है, प्रयास करता है तो जिसमें सफल होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको सबलीकरण कहते हैं। और जब सबलीकरण मिलता है तो एक सामान्यीकरण जाता है। तो इस तरीके से अधिगम की प्रक्रिया सामान्य तौर पे 4 स्टेप, जिसमें बताया था सबसे प्रथम स्टेप था क्या, आवश्यकता, और अंतिम था परिवर्तन। और इसमें जो बताया डेसील के अनुसार ये 6 पद थे। आई होप कि आपको अधिगम क्या है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पे हम मिलने वाले हैं कि आखिर अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, अधिगम को डिफाइन कितने तरीके से किया गया ये मैं बता चुका हूं। अधिगम के प्रकारों का वर्गीकरण अगले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू।